Jai Hind students, class 12. Today in this video I am going to describe the structure of DNA. Okay. इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने बता रखा है क्या है DNA. इट्स अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम. क्रोमोजोम या DNA क्या है? इट्स अ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेरिक एसिड. फिर हमने सेकेंड वीडियो में ये देखा कि ये न्यूक्लियोसाइड आपस में किस बॉन्ड से बंधे हैं, ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस कितने तरीके के हैं और कैसे पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस की बॉन्डिंग है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से. फिर फॉस्फेरिक एसिड कैसे जुट रहा है ये न्यूक्लियोसाइड में ताकि एक मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बने. फिर यही फॉस्फेरिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर कैसे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से जुट रहा है और आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है 3' to 5' या 5' to 3' के मैनर में. मतलब एक शुगर के 5' को पकड़ेगा तो दूसरे शुगर के 3' कार्बन को पकड़ेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को. अगर एक पहले वाले 3' पे फॉस्फेरिक एसिड ज्वाइन किया हुआ है तो अगले वाले 5' फॉस्फेरिक एसिड से ज्वाइन करेगा. इस तरह हमें केमिस्ट्री समझ में आ गई. इस वीडियो में मैं डीएनए के स्ट्रक्चर को बताऊंगी. जस्ट इमेजिन कि हमारा जो टेक्निक है सेल बायोलॉजी पढ़ने का टेक्निक और जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज किए वो कितना डेवलप हो चुका था कि आज ये 1953 में सी द गैपिंग 1867 से लेकर 56 से लेकर 63 तक मेंडल वर्क किए थे जेनेटिक्स पे और उस वक्त तक कोई प्रूफ नहीं था कि क्या ये न्यूक्लियस कहाँ है, ये जीन कहाँ है. लेकिन ये 1953 तक आते आते हमारी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप कर गई कि वॉटसन एंड क्रिक ने एक बम ब्लास्टिंग धमाका किया और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रस्तुत कर दिया. डबल हेलिक्स मीन्स डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए ऑफ and DNA is of different types you will read in several different classes that A type, B type, Z type. But Watson and Crick give the model of B-DNA in 1953 और ये वॉटसन एंड क्रिक ने अकेले बिना टेक्नोलॉजी के यूज का नहीं दिया. उन्होंने सेवरल डिफरेंट साइंटिस्ट जो अपने फील्ड में वर्क कर रहे थे, कोई साइटोबायोलॉजी पे वर्क कर रहा था, कोई फिजिक्स में वर्क कर रहा था, एक्सरे पे वर्क कर रहा था. तो फिजिशियंस जैसे रोजानेल फ्रैंकलिन जो थे वो फिजिक्स के थे और उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन कर एक मॉडल दिया था इस न्यूक्लिक एसिड का. तो वॉटसन एंड क्रिक ने कुछ वहाँ से आइडिया लिया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के बाद ये आपका साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन. इन्होंने जो डेटा प्रोड्यूस किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन को पर इस न्यूक्लिक एसिड पर जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो उन्होंने डेटा प्रोड्यूस किया था उसका भरपूर यूज किया वॉटसन एंड क्रिक ने एक फिजिकल मॉडल तैयार करने में. ओके, उन्होंने केवल डेटा दिया था, इन्होंने उस डेटा को यूज करके एक मॉडल तैयार किया. जैसे टीचर आपको कुछ बता दिए ब्लैक बोर्ड पे, ये ऐसा करो, इसका लेंथ ऐसा लो, ये ऐसा ब्रेथ लो और तुम एक मॉडल तैयार कर दिए. वैसे ही वॉटसन एंड क्रिक ने इनके डेटा को यूज कर एक मॉडल तैयार किया फिजिकल विथ मेजरमेंट्स विथ कितना बड़ा है, कितने बेस है, एकदम न्यूमेरिकल काउंटिंग्स के साथ, कितना हाइट है, कितना चौड़ाई है, सब आपकी एरिया एंड डायमेंशन के साथ ये वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल सामने प्रस्तुत किए. ओके, अब देखो ये जब जो डिस्कवरी होते रहती है ना तो सभी साइंटिस्ट जो हैं आपस में बहुत कोऑपरेट भी करते हैं और अपने अपने इन्वेंशंस को नेचर साइंस डिपार्टमेंट में प्रस्तुत भी किए रहते हैं. वॉटसन एंड क्रिक को एक और फ़ायदा मिला. ये जो साइंटिस्ट हैं आपके इरविन चारगैप्स ने अपना एक प्रोपोजिशन दिया था, मीन्स अपना एक कथन दिया था. वो ये दिया था कि क्रोमोजोम में जो है डीएनए में हमेशा प्यूरिन का रेशियो, प्यूरिन दैट इज AG, प्यूरिन एंड पायरामिडीन का रेशियो हमेशा 1 होगा.
मीन्स इरविन चारगैफ ने एक प्रोपोजिशन मीन्स कथन, एक कथन दिया और वो अपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिए थे कि हमेशा प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडीन इन रेशियो एंड इज इक्वल टू 1। मीन्स अब बाद में हम ये प्रूफ करेंगे, आपका वॉटसन एंड क्रिक ने कैसे ये प्रूव किया अपने मॉडल में कि यस इरविन चारगैफ इज करेक्ट, हमेशा प्यूरिन इज इक्वल टू रेशियो में हमेशा पैरामिडीन एंड प्यूरिन जो है वो इक्वल रहेगा एंड इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ए के सामने अब मैं आगे बताऊंगी कि ये कैसे प्रूव हुआ। नाउ वॉटसन एंड क्रिक ने इनका मॉरिस वेल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रैक्शन का हेल्प लिया एंड इरविन चारगैफ का एक प्रोपोजिशन भी ध्यान में रखा, इनके कंसेप्ट को भी ध्यान में रखा और इन सभी कंसेप्ट को लेकर अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि काफ़ी हर चीज़ आपका कैसे इनहेरिट होता है, कैसे डुप्लीकेशन होता है, कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, ये सभी चीज़ इस मॉडल के द्वारा प्रूव हो रहा था, इसलिए इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। ये कैसे रेप्लिकेट करेगा, ये कैसे सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, ये कैसे कैरेक्टर को जो है वो क्रॉसिंग ओवर को भी अलाउ करेगा, ये कैसे म्यूटेशन को भी अलाउ करेगा। तो ये मॉडल जो था वो पूरे चीज़ को, पूरे जेनेटिक फिनोमिनन को प्रूव कर रहा था। ओके, सो इसके बाद उन्होंने जो मॉडल दिया डीएनए का, दैट डीएनए वाज बी टाइप डीएनए एंड हियर इज द पॉइंट्स। व्हाट आर द पॉइंट्स? आवर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, मीन्स 2 स्ट्रैंड इज गोइंग साइड बाय साइड इन अ सिंगल डीएनए। ओके, जैसे हमारा ये होमोलोगस क्रोमोजोम मैं ये दिखा रही थी, एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है, ये फादर का है और ये मदर का है। तो आप जान लीजिए इस पे मेरा डीएनए है, तो ये डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल इन नेचर। ये डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल इन नेचर। ओके, आप सोच लीजिए कि जब क्रोमेटिड बनेगा तो एक और डबल हेलिकल बनेगा, ऐसा। तो एक सिंगल क्रोमोजोम जो है वो 2 हेलिक्स से बना हुआ है। ओके, नाउ अब ये हेलिक्स कैसा है? हेलिक्स जो है वो राइट हैंडेड है। जब हम ये मेरा राइट हैंड है और जब राइट साइड से मूव करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड राइट हैंडेड। ऐसे मेरा अगर जाएगा movement spiral zigzag, when we will start in this way, this is right handed, and when we will start through and when we will start by moving through left hand, so this movement is going through left, this is left handed. Okay, this is left handed, दोनों आपस में अपोजिट है, this is right handed and this is left handed. Okay, तो राइट हैंडेड मॉडल प्रस्तुत किया डीएनए का जो कि डबल हेलिकल फॉर्म में था, और ये हेलिक्स का जो बेस है वो कौन बना रहे थे? शुगर मॉलिक्यूल। कल अभी मैं वीडियो में बताई थी कि शुगर मॉलिक्यूल जो है वो तुम्हारे हेलिक्स का बेस बनाता है, बेस, क्योंकि सबसे बड़ा मॉलिक्यूल यही है, बेस मॉलिक्यूल। और नाइट्रोजिनस बेसेस जो हैं वो अंदर की ओर घुसे हुए रहते हैं, अंदर। जब 2 हेलिक्स ज्वाइन करता है, इसके शुगर पे नाइट्रोजिनस बेसेस ऐसे लगेगा और फिर इसके शुगर पे नाइट्रोजिनस बेस ऐसे लगा रहेगा। तो नाइट्रोजिनस बेसेस हेलिक्स के अंदर की ओर डायरेक्ट करते हैं और फॉस्फोरिक एसिड आपस में बाहर की ओर दूसरे वाले शुगर बेस को, शुगर पेंटोज शुगर को कंबाइन करता हुआ चलता है। समझे? यहाँ से आपका बीच में ये फॉस्फेट बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस होगा। ओके, फॉस्फोरस ग्रुप बाइंड करते चला जा रहा है और मेन शुगर बेस होंगे और अंदर की ओर हैंग करते हुए क्या रहेंगे? ये हैंगिंग नेचर में नाइट्रोजिनस बेसेस। इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजिनस बेस ये, इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजिनस बेस ये। ओके, और 180 डिग्री टर्न में यू नो दैट अ प्लेन लाइन इज 180 डिग्री। तो जब भी कोई हेलिकल टर्न होगा तो ये 180 डिग्री नहीं है, जब तक ये कंप्लीट यहां तक नहीं आएगा तो दिस इज 180 डिग्री। सो वी टेक अ टर्न 180 डिग्री
उन्होंने ये थ्योरी दिया, उन्होंने अपने मॉडल में ये बात रखी कि 180 डिग्री लेंथ और लेंथ ऑफ द डीएनए कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 बेस पेयर। बेस पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस स्टैंड का एक बेस और फिर इस स्टैंड का एक बेस, तो ये दोनों जो स्ट्रैंड आपका बनेगा, जैसे मानिए यहाँ T है और यहाँ ये A है, तो पेयर हुआ ना, जोड़ा, बेस पेयर। दिस शॉर्ट फॉर्म इज रिटन इन बेस पेयर। ओके, क्योंकि इस स्टैंड का एक बेस इस स्टैंड के दूसरे बेस से। मैंने कल केवल यहाँ तक आपको बताकर रखा था एक स्ट्रैंड के बारे में कि एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेसेज ऐसे लगे हुए हैं, और मैं कल ये बात नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में ये छोड़ दी थी कि ये कैसे दूसरे वाले स्ट्रैंड से ज्वाइन करेगा। दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी ऐसे बेसेज लगे हुए हैं। अब मैं यहाँ बताती हूँ कि जो दूसरा वाला बेस पेयर रहेगा, दूसरा वाला स्ट्रैंड से ये दोनों बेस पेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइंट रहते हैं। किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जब आपको डीएनए का कंप्लीट केमिकल स्ट्रक्चर देने के लिए आए तो इसमें कितने तरह के बॉन्ड प्रस्तुत हो गए? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू ज्वाइन द राइबोज सुगर, पेंटोज सुगर, then N-glycosidic bond to join the nitrogenous bases, then the in between hydrogen bond that is present between the double helix of the DNA। और अगर मैं कहूँ कि RNA सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसमें क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे? नो। RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है और इसके नाइट्रोजनस बेसेज ऐसे ओपन रहते हैं, नो पेयरिंग विद द सेकेंड स्ट्रैंड। तो the base pair, two bases of the consecutive adjacent arrangement are joined by hydrogen bond। अब देखो, वॉटसन एंड क्रिक को पहले से पता था कि मेरा एक दोस्त जो है वो एक प्रोपोजिशन, एक कथन दे चुका है जिसमें प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडीन इज इक्वल टू 1। तो इन्होंने इस बात को यूज किया, इस बात को ध्यान में दिया और ये प्रूफ किया कि यस, जब एडिनिन जो है वो ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एडिनिन का थाइमीन के साथ, और गुआनिन का ऑलवेज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होगा साइटोसिन के साथ। तो आप इस बात को याद रखना होगा, एडिनिन हमेशा कंबाइन करता है थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन हमेशा कंबाइन करता है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे नेचर ने डीएनए का स्ट्रक्चर बैलेंस किया है। एडिनिन डबल सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ऐसा है, बड़ा स्पेस लेगा तो वो हमेशा कंबाइन करेगा छोटे स्ट्रक्चर वाले थाइमीन से। ओके, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, लाइक दिस। उसी तरह गुआनिन अगर बड़ा वाला स्पेस है, बड़ा वाला आपका स्ट्रक्चर है गुआनिन, तो हमेशा गुआनिन जो है वो मिलेगा आपका स्मॉल, दैट इज स्मॉल स्ट्रक्चर पायरामिडीन, दैट इज साइटोसिन, एंड बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज साइटोसिन, दिस इज गुआनिन। तो देखिए बैलेंस कैसे, बीच का स्पेस जो है वो बैलेंस रह रहा है, क्योंकि अगर साइटोसिन का शेप जो है वो छोटा है तो गुआनिन का शेप बड़ा है, वही सिमिलर शेप आ जाएगा। एडिनिन बड़ा है तो थाइमीन छोटा है, यहाँ साइटोसिन छोटा है तो गुआनिन बड़ा है। इस तरह ये जो स्पेस है, ये जो स्ट्रक्चर है, डिस्टेंस है बिटवीन द डीएनए, ये आपका ऐसा दिख रहा है कि यहाँ सट गया क्योंकि ये 2D में है, लेकिन ये ऐसे मुड़ता हुआ जाएगा और स्पेस बीच का हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये जो बॉन्डिंग है ये आपको याद रखनी है। यहाँ आप देखिए एडिनिन अगेन क्या है, एक प्यूरिन, और जैसे ही एक स्टैंड पे अगर एक प्यूरिन आया तो दूसरे स्टैंड पे क्या आ जाएगा? पायरामिडीन। एक स्टैंड पे पायरामिडीन आया तो दूसरे स्टैंड पे प्यूरिन आ जाएगा। तो अगर हम प्यूरिन के बारे में जान रहे हैं कि कितने प्यूरिन है, तो ऑफ कोर्स डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड वी कैन गेस द नंबर ऑफ पायरामिडीन ऑल्सो।
जब हम कहेंगे कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पे ए है तो कंप्लीमेंट्री उसका स्ट्रक्चर टी ही होगा, और इस तरह उन्होंने कंप्लीमेंट्री का कंसेप्ट दिया। दैट इन डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर द एडेनिन, द प्यूरिन एंड पायरामिडिन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्योंकि एक बेस पे अगर प्यूरिन है, प्यूरिन जैसे एडेनिन है, तो अगले पे उसका थाइमिन ही होगा। अगर एक पे थाइमिन है तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में एडेनिन ही होगा। अगर एक स्ट्रैंड पे गुआनिन है तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी साइटोसिन ही होगा। और ये बात आपको याद रखनी है कि गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पे होता है, बनता है बीच में। अब ये क्यों ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इस दोनों में ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस में। आप देखेंगे कि इसमें 3 चांसेस बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के, और इसमें मात्र 2 चांसेस बनेंगे अगर और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री में। अभी यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि एडेनिन डबल बॉन्डिंग से थाइमिन से ज्वाइन करता है और गुआनिन ट्रिपल बॉन्डिंग से साइटोसिन से ज्वाइन करता है। ओके, नाउ हियर इट इज प्रूव्ड दैट the base pair are complementary to each other. Now next, ये जो 180 डिग्री का फिजिकल लेंथ है, लेंथ मीटर से जब लेंथ नापेंगे तो सी दिस इज 3.4 nm, दिस इज nm इज इक्वल टू 10 to the power 9 मीटर। तो सोचो कितना छोटा है। एक 180 डिग्री का जो लेंथ है अगर स्ट्रेट कर दिए तो इसका लेंथ कितना है, 3.4 नैनोमीटर। तो और इस 180 डिग्री के बीच में वन लेंथ में 10 बेस पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर हैं। तो जब इसको 3.4 पूरा होल डिस्टेंस 3.4 nm है तो 2 बेस पेयर के बीच का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3.4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.34 nm। मीन्स 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो होगा आपका 0.34 nm। किसी बुक में एंगस्ट्रॉम भी दिया जाता है, 34 एंगस्ट्रॉम पूरे 180 डिग्री का ये लेंथ है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 m। सो एंगस्ट्रॉम के रिलेशन में भी आप बता सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में नैनोमीटर में दिया हुआ है, दोनों सही है, पॉइंट का डिफरेंस आता है। फिर इस दोनों हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 nm है। ओके, अब इतनी बातें उन्होंने बताई अपने डबल हेलिकल डीएनए मॉडल में, और ये मॉडल आपको लैब में मिलेगा लाइक दिस। अब देखिए, ये आपका स्ट्रैंड हो गया राइट हैंडेड, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया। मीन्स इमेजिन करते हैं कि ये सेंटर ऑफ दिस हेलिक्स है। ये जो कलरफुल है ये बेस है, मीन्स शुगर का बेस। ओके, दिस इज शुगर का पेंटोज शुगर है, दिस इज, एंड दिस इज योर नाइट्रोजिनस बेसिस। कैसे, देखिए हेलिक्स के अंदर ये नाइट्रोजिनस बेसिस है, बाहर की ओर नहीं है। सो एंड दिस brown yellow is the your pentose sugar, that is deoxyribose sugar। ये एक 180 डिग्री है तो इसका पूरे का लेंथ हो गया 3.4 nm। 2 बेस के बीच का डिस्टेंस देखिए, दिस 2 बेस के बीच का डिस्टेंस तो 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पूरे में 10 हैं, तो 2 के बीच का 1 2 के बीच का डिस्टेंस 0.34 nm। बेस को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स इन वन कंप्लीट हेलिक्स देयर इज 10 बेस पेयर, क्योंकि ये पेयर में प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल, ये जो दिखा रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो गेस करो यहाँ पे क्या होगा। ऑफ कोर्स यहाँ गुआनिन साइटोसिन, क्योंकि GC की बॉन्डिंग जो है वो ट्रिपल से होती है। और जहां पे डबल बॉन्डिंग है वहां क्या है, एडेनिन थाइमिन। सो एडेनिन एंड थाइमिन इज ज्वाइंट बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, guanine and cytosine is joined by triple hydrogen bond. This totally depends upon the
nature, molecular structure of the substance. Okay, and this is your complete helical, and the distance between these two strand of the DNA is 20 nm. So our DNA is double stranded, क्योंकि इसमें दो स्ट्रैंड जा रहा है ऐसा, लाइक हम लोग अगर चोटी को अपने गूंथते हैं वो DNA है, और एक हेयर कर्ली है, केवल ऐसे कर्ल करते हैं वो RNA है। आपके मीम्स भी आते हैं DNA और RNA पे, तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि दो स्ट्रैंड है, ऐसा एक स्ट्रैंड ए और एक स्ट्रैंड ए, और दोनों स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइंड है। सो हेयर ऑल द साइलेंट फीचर्स दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑन पेज नंबर 97. I think that I have explained all the points, and if in exam it is coming, this diagram is must. One thing is more is given in one more important thing is that this double helix is anti-parallel in nature. Anti-parallel का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर फास्फोरस 3' कार्बन से ज्वाइन करता हुआ जा रहा है ये वाले कार्बन पे, और 5' जाकर स्टॉप करेगा, तो इसका सेकेंड वाला स्ट्रैंड जो है ऑलवेज एंटी पैरेलल, उसका सुगर उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और उसमें फॉस्फेरिक बॉन्डिंग होगी 5' to 3'. So always the helix are opposite in orientation. एक सीधा ऐसे जाएगा तो एक ऐसे उल्टा आएगा। एक की फॉस्फोरस बॉन्डिंग 3' to 5', 3' to 5' होगी, तो दूसरे की बॉन्डिंग 5' to 3', 5', यहाँ से चलेंगे 5', ओरिएंटेशन एक रखना होगा। जैसे इसको लेंगे तो ये 3' to 5' जा रहा है, तो सेकेंड वाले को लेंगे तो ये 5' to 3' जाएगा। मीन्स इसका सुगर जो है वो अपोजिट स्ट्रैंड में अरेंज्ड होगा। इसकी डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड की आपका डायग्राम इस पेज नंबर 98 में दिया हुआ है, एंड आपके बेस पेयर और ये जो मॉडल है इस मॉडल का हूबहू डायग्राम 98 पेज में दिया हुआ है। इसको आपको बिल्कुल याद करना है, एंड दिस इज ऑल अबाउट वॉटसन एंड क्रिक BDNA डबल हेलिक्स मॉडल। एंड ये मॉडल प्रस्तुत करने के बाद ही अगले मैं वीडियो में बताऊंगी कि साइंटिस्ट कितने धन्य हो गए, थैंकफुल हो गए, और आगे की कितनी डिस्कवरी आसान हो गई ये डिस्कवर होने के बाद। इस डिस्कवरी के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, हम क्या क्या प्रूफ कर पाए, और अनदर साइंटिस्ट इसको बेसिस मानकर क्या क्या और एक्सपेरिमेंट्स किए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो मेरा आपका डिवोटेड टू कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक विच इज डबल हेलिकल B type DNA which has 10 base pair in 180 degree of the helix, that is one complete helix. The length of the helix is 3.4 nm. The length between two nitrogenous bases is 0.34 nm, and the distance between the two helix is 20 nm. And it also form major groove and minor groove. You can read, it is easy topic according to the groove, how they are bending, how they are away from the central axis. And this is all about your Watson and Crick double helical BDNA model, and this BDNA is find in abundant in our physiology in normal condition. BDNA ही हमारे फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बेनिफिट्स एंड फर्दर डिस्कवरीज को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।